आज के इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा केस डिस्कस करने वाले हैं। वो है केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस। हे एवरीबॉडी, मैं हूं संजू दत्तरवाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉफुल लिंगो। सो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, इस केस के फैक्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम इस केस का बैकग्राउंड देखेंगे। इस केस का बैकग्राउंड 1967 में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के साथ ही शुरू हो जाता है। हमने गोलकनाथ केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है, और अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो आपको यहाँ कार्ड्स पे मिल जाएगा। यू कैन चेक आउट दैट वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो केशवानंदा भारती केस का जो बैकग्राउंड है वो शुरू होता है 1967 में। क्यों? क्योंकि 1967 में आया था गोलकनाथ केस की जजमेंट। क्या थी वो जजमेंट? वो जजमेंट ये थी कि जो स्टेट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकती है। तो ये था गोलकनाथ केस की जजमेंट। उसके बाद इंदिरा गांधी गवर्नमेंट 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आती है 1971 में, जो स्टेट को ये पावर देती है कि जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकता है, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट। तो 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो स्टेट है, पार्लियामेंट है, उसकी पावर है वो बहुत बढ़ गई थी। इसके तुरंत बाद अगले ही साल जो स्टेट है, पार्लियामेंट है, एक और अमेंडमेंट लेकर आती है, दैट इज 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1972, जो गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो भारत के किसी भी सिटीजन की प्रॉपर्टी को कंपल्सरली एक्वायर कर सकता है, और इसके साथ साथ जो प्रॉपर्टी के प्राइस है वो भी खुद गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी। इन्हीं सब चीजों के दौरान धांसू एंट्री होती है हमारे केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की। तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस को जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन था ये केशवानंदा भारती। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि कौन था ये केशवानंदा भारती। तो स्वामी एच श्री केशवानंदा भारती ये केरला में स्थित एक एडनीर मठ के सीनियर हेड थे। तो अब डिस्कस करते हैं हम केशवानंदा भारती केस के फैक्ट्स के बारे में। तो क्या हुआ कि केरला गवर्नमेंट एक एक्ट लेकर आती है जिसके अंदर वो ये चाहती थी कि जो भी मठ प्रॉपर्टी है या जो भी रिलीजियस प्रॉपर्टी है उसको केरला गवर्नमेंट मैनेज करे। लेकिन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 26 है वो हर इंडियन सिटीजन को और ट्रस्ट को ये पावर देता है कि वो किसी भी तरह की रिलीजियस प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन केरला गवर्नमेंट की साजिश ये थी कि जो आर्टिकल 26 है उस पर एक तरह की रेस्ट्रिक्शन इंपोज की जाए, और इसी बीच एंट्री होती है नानाभाई पालकीवाला की। ये एक सीनियर एडवोकेट थे। इन्होंने समहाउ जो केशवानंदा भारती है उनको कन्विंस किया कि उन्हें आर्टिकल 26 के अंदर एक पिटीशन फाइल करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो केरला गवर्नमेंट है वो आर्टिकल 26 का वोलेशन कर रही है, और एज यू नो आर्टिकल 26 हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो जब केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस सुप्रीम कोर्ट जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस केस की हियरिंग 68 दिनों तक चली थी। जी हाँ, और इस केस के अंदर आज तक के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री में सबसे बड़ी बेंच को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, जो थी 13 जजेस की बेंच, जिसमें 7 जजेस ने मेजॉरिटी में डिसीजन दिया था और 6 जजेस माइनॉरिटी में थे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के अंदर क्या जजमेंट आया था। तो पहली बात तो इस केस के अंदर ये बोली गई थी कि पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। यहाँ आपको ये ध्यान देना चाहिए कि केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के अंदर जो जजमेंट दिया था वो गोलकनाथ केस के जजमेंट के बिल्कुल अपोजिट था। क्यों? क्योंकि गोलकनाथ केस के अंदर ये बोला गया था कि स्टेट फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकती, जबकि केशवानंदा भारती केस के अंदर ये बोला गया कि जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है। तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि जो पार्लियामेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती, और यहीं से हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर आई थी। इसका मतलब ये है कि अगर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में ऑल्टर करती है तो वो अमेंडमेंट वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर एक तरह की इंप्लाइड लिमिटेशन लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर पर। तो अब ये क्वेश्चन उठा कि डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये वर्ड है बेसिक स्ट्रक्चर, इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम केसेस के थ्रू ये बताती रही कि क्या चीज बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होगी। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ, जैसे सेक्युलरिज्म, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, फेडरलिज्म, ये सब हमारे बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड होगा। इसके साथ साथ केशवानंदा भारती केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि दैट प्रीएम्बल इज अ
इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये था केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस के फैक्ट्स और उसका बैकग्राउंड और उसकी जजमेंट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जजमेंट आने के बाद कुछ नहीं हुआ। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट इसके बाद नहीं रुकी और वो कई सारे अमेंडमेंट्स लेकर आई। वो थे 39th और 41st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इंदिरा गांधी गवर्नमेंट बहुत ही बड़ी साजिश के तहत लेकर आई थी। उनका मकसद ये था कि जो सारी पावर्स है, जो सारी रियल पावर्स है, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास हो। तो इन्होंने काफी बड़े 2 चेंजेस करने की कोशिश की थी। क्या थे वो चेंजेस? तो पहला चेंज तो ये था कि जो कोई भी पर्सन अगर इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है या फिर कोई भी पर्सन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर रह चुका है, उस पर ना तो किसी तरह का सिविल केस चलाया जा सकता है और ना ही उस पर किसी तरह का क्रिमिनल केस चलाया जा सकता है। और इसके साथ साथ इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने के साथ ये किया कि जो भी इंडिया के प्रेसिडेंट होंगे उनको सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल तक के लिए ही अपॉइंट किया जाएगा। मतलब उनका अपॉइंटमेंट सिर्फ 6 महीने से लेकर 1 साल तक होगा। तो आप यहीं से समझ सकते हैं कि इंदिरा गांधी जो थी वो कितनी बड़ी साजिश रच रही थी। लेकिन थैंक्स टू केशवानंदा भारती केस वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाई। लेकिन जो इंदिरा गांधी है वो यही नहीं रुकी, उसके बाद भी उन्होंने कई साजिशें की, जिसके तहत 1975 के अंदर जो केशवानंदा भारती केस के जो 6 माइनॉरिटी जजेस थे उनमें एक जज थे जस्टिस रे। जस्टिस रे को वो क्या करती है, वो सीधा ही इंडिया का सीजीआई बना देती है, सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बना देती है। यानी उसमें क्या करते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का सीजीआई बनाया जाता है तो सीनियोरिटी प्रोसेस से बनता है। लेकिन इंदिरा गांधी क्या करते, सीनियोरिटी प्रोसेस को दरकिनार करते हुए जस्टिस रे को सीधा ही सीजीआई बना देती है। और जैसे ही वो सीजीआई बनते हैं, वो केशवानंदा भारती केस को रीओपन करने की कोशिश करते हैं और उसकी दोबारा सुनवाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थैंक्स टू नाना भाई पालकीवाला, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं होने दिया, क्योंकि नाना भाई पालकीवाला ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बोली कि आप जो केशवानंदा भारती केस है उसका को दोबारा रिव्यू नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी ने भी रिव्यू पिटीशन तो फाइल ही नहीं किया है। तो जो केशवानंदा भारती केस के अंदर जजमेंट आया था वही वैलिड होगा। तो यहां जाकर कहीं इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थोड़ी सी रुकी और उन्होंने आगे केशवानंदा भारती केस के खिलाफ कोई साजिशें नहीं रची। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां हमने केशवानंदा भारती केस को पूरी तरह से डिस्कस किया है। आई होप आपको केशवानंदा भारती केस पूरी तरह से समझ में आ गया हो। इफ यू हैव एनी डाउट, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।